अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है सीएनएस स्टिमुलेंट्स। ठीक है। सीएनएस स्टिमुलेंट्स के बारे में जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिम्युलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। हमने दो टाइप्स के ड्रग्स का स्टार्ट में पढ़ा था। एक वो जो सीएनएस की एक्टिविटी को डिक्रीज करती हैं, एक वो जो उसे एक्टिवेट करती हैं। तो ये भी जो सीएनएस स्टिम्युलेंट भी हैं, ये भी आपकी क्या करती हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन को, उस प्रोसेस को क्या करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। ये आपकी डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती हैं। ये आपके डिप्रेशन में भी यूज़ होती हैं और एनालेप्टिक्स के तौर पे भी यूज़ होती हैं। अब इन्हें हम फर्दर देखेंगे कि ये कौन कौन सी हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इनमें अगर हम बात करें एनालेप्टिक्स की, तो एनालेप्टिक्स बेसिकली ऐसे स्टिम्युलेंट्स को बोलते हैं, ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्टिम्युलेंट्स जो बेसिकली आपके रेस्पिरेशन को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी इंक्रीज करते हैं। अब ये जो ड्रग्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे एक्ट करती हैं, इफेक्ट शो करती हैं। अब इनमें से जो मैक्सिमम ड्रग्स हैं वो एब्यूजिव ड्रग्स हैं, उनका एब्यूज़ किया जाता है, एडिक्शन के तौर पे यूज़ की जाती हैं। अब इसमें हम दो पढ़ेंगे। एक हमारे पास आएंगे साइकोमोटर स्टिम्युलेंट्स और दूसरे हम पढ़ेंगे हेलोसिनोजेंस। अगर हम इनमें बेसिक डिफरेंस देखें साइकोमोटर स्टिम्युलेंट्स और हेलोसिनोजेंस में, तो बेसिकली करती तो ये दोनों ड्रग्स ही न्यूरो ट्रांसमिशन के प्रोसेस को इंक्रीज है। ठीक है। बट जो साइकोमोटर स्टिम्युलेंट्स होते हैं ये ज़्यादातर जो होते हैं डोपामिन और एपिनेफ्रिन, इनके साथ इनकी एक्टिविटी को, इनके लेवल्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं साइनेप्स में। और साइकोमोटर बेसिकली बोलते हैं अ, वो पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो आपकी मूवमेंट में और जो आपकी स्टिम्युलेशंस हैं ब्रेन की, अ, जो इस उसको कंट्रोल करती हैं, उन उनसे बेसिकली ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है। और जो हेलोसिनोजेंस की अगर हम बात करें, तो हेलोसिनोजेंस बेसिकली ये आपके मोस्टली जो है 5HT रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं और ये सेरोटोनिन की जो इंक्रीमेंट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो आपके जो साइकोमोटर स्टिम्युलेंट्स हैं उनमें हमने दो ड्रग्स देखनी है, एक कोकेन आ गई, एक निकोटिन है। हेलोसिनोजेंस में हम देखेंगे लाइजर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, जिसे LSD भी बोलते हैं। सबसे पहले आपकी कोकेन आ जाती है जो कि आपका साइकोमोटर स्टिमुलेंट है। ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है और बहुत ज़्यादा इसका अब्यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। अब ये जो कोकेन है ये करती क्या है, ये बेसिकली जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके रीअपटेक को, ठीक है, उनके रीअपटेक को इनहिबिट करती है, उनका लेवल साइनेप्स में इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब ये जो है इनहिबिशन ऑफ क्या करते हैं, रीअपटेक ऑफ मोनोअमाइंस, और आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देंगे। अब इनके एक्शन की बात करें तो ये आपका बिहेवियरल इफेक्ट भी देती हैं, और ये आपका जो कॉर्टेक्स होता है ना बेसिकली, और ब्रेन स्टेम, उसको स्टिम्युलेट करती हैं। अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए तो ये ट्रेमर्स और कन्वल्जन्स भी कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा अगर देखें तो हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। हाइपरथर्मिया का मतलब होता है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ की जाती है कोकेन। अब ये जो है ड्यूरिंग आई, ईयर, नोज, थ्रोट सर्जरी, इनमें यूज़ की जाती है। और ये बेसिकली क्या करती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कॉज करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने देखना है कि जो कोकेन है वो आपकी इंट्रानेजल भी दी जाती है, च्यूइंग के फॉर्म में भी यूज़ की जाती है, अब स्मोकिंग के थ्रू, उसके अलावा इंट्रावीनस, ये सारे इसके रूट हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। ठीक है। और ये हम बात करें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सेल्फ एडमिनिस्टर जो इसका अब्यूज़ किया जाता है वो इन वेज में किया जाता है।
उसके अलावा अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एनजाइटी कॉज करती है, लॉन्ग टर्म यूज़ पे डिप्रेशन होगा, सीजर्स हो सकते हैं, कार्डिक एरिथमियाज हो सकते हैं। सीजर्स बेसिकली झटके लगने को कहते हैं, और कार्डिक एरिथमियाज मतलब आपकी वही टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, जो कि क्या था, इरेगुलर हार्ट बीट। ये सारी इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है निकोटिन। ये भी साइकोमोटर स्टिमुलेंट है, और ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके टोबैको का, यानी कि जो स्मोकिंग करते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका निकोटिन होता है। ये भी वाइडली यूज्ड आपका सीएनएस स्टिमुलेंट है। लो डोजेस में ये क्या करता है, आपकी गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करता है बाय डीपोलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि ये जाके निकोटेनिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेगा और उनकी एक्टिवेशन कर देगा, उनमें डीपोलराइजेशन हो जाएगी। जबकि हाई डोजेस पे ये क्या करता है, हाई डोजेस पे ये उसी गैंग्लियास की ब्लॉकेज करता है। अब हमने पढ़ा था कि जो आपके निकोटेनिक रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो आपका सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों में आपके ना गैंग्लियोनिक लेवल पे निकोटेनिक रिसेप्टर्स ही हैं। ठीक है, तो जब ये लो डोजेस में देंगे, ये दोनों की एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक को भी एक्टिवेट कर सकता है और पैरासिम्पैथेटिक को भी, और हाई डोजेस पे दोनों की ब्लॉकेज भी कॉज कर देता है ये। अब एक्शन की बात करें तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस इजीली कर लेती है। ये आपकी अटेंशन को, लर्निंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करी है ना। तो एक्टिवेट जो चीज़ करेगी वो ये सारी चीज़ें, इन सारे प्रोसेसेस को भी इंक्रीज कर देगी। पेरिफेरल इफेक्ट की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ये आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को इंक्रीज भी कर देता है। और जो टोबैको स्मोकिंग होती है, यही रीज़न है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में उसको अम, बोला जाता है कि वो इसको यूज़ ना करें। ठीक है, इसको कंज्यूम ना करें। अब इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो यही है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, आपके ओरल, म्यूकोजा, लंग्स, डीआरटी, स्किन, सबके थ्रू ये ली जाती है। इसकी जो क्लियरेंस है वो लंग से भी होती है और लिवर से भी होती है, और इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो बेसिकली आपके यूरिन के थ्रू होती है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर देती है, टेकीकार्डिया, इरेगुलर हार्ट बीट, डायरिया कॉज कर सकती है, और ट्रेमर्स, ट्रेमर्स भी बेसिकली झटके लगने को ही बोलते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं हेलोसिनोजेंस। ठीक है, हेलोसिनोजेंस अब जो होते हैं ये ऐसे ड्रग्स होती हैं जो काम तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हेलोसिनेशंस भी कॉज करती हैं जब हाई डोजेस में ली जाती हैं। अब हेलोसिनेशंस क्या होता है, ये बेसिकली आप ऐसे समझ लें, इमेजिनेशन, परसेप्शन। ठीक है, किसी चीज़ का ख्याल। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये मल्टीपल साइड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हैं उन पे जाके एक्ट करती हैं। ये बेसिकली जो है सेरोटोनिन से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5HT रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पे जाके सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज कर देती हैं। ये उनका एगोनिस्ट है, और आपके प्री साइनेप्टिक ये आपके प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स जो आपके मिड ब्रेन में पड़े हो प्रेजेंट होते हैं उनमें भी ये इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है। और उसी के रिजल्ट में फिर आपकी सीएनएस स्टिमुलेशन हो जाती है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, आपकी प्यूपिलरी डायलेशन करेगी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, आपके बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देती है। एडवर्स इफेक्ट इसके देखें तो हाइपर रिफ्लक्सिया। हाइपर रिफ्लक्सिया का मतलब होता है रिफ्लेक्सेस का इंक्रीज हो जाना, मतलब क्विक एक्टिवेशन। जैसे कोई रिस्पॉन्स देना है तो उसका क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे आप अगर किसी भी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो आप उसी टाइम फ़ौरन से उसे, अपनी फिंगर को, जो भी है पार्ट, उसे पीछे कर देते हैं। ठीक है, उसे रिमूव कर देते हैं, उससे कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये बेसिकली इसे रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, क्विक क्विक रिस्पॉन्स। तो हाइपर रिफ्लेक्सिया मतलब ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी रिफ्लेक्सेस, क्विक हो जाते हैं।
उसके अलावा नोज़िया कॉज करती है, और मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस आपके मसल्स की वीकनेस को बोलते हैं। अच्छा, ये तो आपकी थी कौन से, ये हमने डिस्कस किया आपके सीएनएस स्टिमुलेंट्स। उसके बाद हमने डिस्कस करना है एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि आपके डिप्रेशन में मेडिसिन यूज़ होती हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन किस स्टेट को कहते हैं। डिप्रेशन बेसिकली आपकी ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, जिसमें आपका जो मूड है वो डल रहना स्टार्ट हो जाता है, आप सैड फील करते हैं, होपलेसनेस सी हो जाती है, आपको आपके को कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ये जो स्टेट आ जाती है इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन की स्टेट। इसमें भी ओवर थिंकिंग समवट हो जाती है, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। अब अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, आपकी केमिकल्स के बेसिस पे देखें, तो ये बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आपके जो न्यूरो होते हैं उनका लेवल क्या हो जाता है, उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है सीएनएस में। ठीक है, तो आप ऐसा फील कर रहे होते हैं। अब उनके लेवल्स को वापस से इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई है। इसमें सबसे पहले आते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेकंड है आपके सेरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। देन है आपके एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। देन है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और आफ्टरवर्ड्स हैं आपके मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। वन बाय वन हम इनका सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। उससे पहले हम ना फिर रिकॉल कर लेते हैं, और एक बार फिर हम अपनी वो प्रीवियस डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके साइनेप्स का स्ट्रक्चर आ गया। फिर से इसे करते हैं सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, सिंथेसिस होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी स्टोरेज होती है इनसाइड द वेसिकल। वेसिकल की स्टोरेज के बाद उनका रिलीज होता है। रिलीज कहाँ होता है, साइनेप्स में। साइनेप्स में रिलीज के बाद वो अटैच होते हैं रिसेप्टर्स के साथ। आफ्टरवर्ड्स उनकी डिग्रेडेशन होती है, उन्हें रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। जब विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वो रिमूव किए जाते हैं, उसके बाद वो वापस से आपके जो प्रीवियस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर मूव कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको शो किया है कि यहाँ पर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हुई, और उसके बाद वो वापस से आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर चले गए। ठीक है, तो ये जो वापस जाने का प्रोसेस है इसे हम बोल देते हैं रीअपटेक। तो कुछ बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इन रिसेप्टर्स, जो रीअपटेक वाले रिसेप्टर्स हैं उनके साथ आके बाइंड कर जाती हैं और उन्हें क्लोज कर देती हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक उसकी नहीं होती। तो वो साइनेप्स में ही प्रेजेंट रहेगा, साइनेप्स में प्रेजेंट रहेगा तो वो बार बार अपने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उस पे बाइंड करता रहेगा, और आपकी एक्टिवेशन होती रहेगी। ठीक है, तो अब हम इनका ऑलमोस्ट जितने भी हमारे ड्रग्स हैं इन सबका जो है कुछ का मैक्सिमम का रीअपटेक पे ही है, कुछ जो होते हैं आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे भी बाइंड करते हैं। तो अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी ड्रग है वो आपकी फ्लोक्सेटिन है, जो कि आपकी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करती है साइनेप्स पे, और सेरोटोनिन के लेवल्स को इंक्रीज कर देगी साइनेप्स पे। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट की क्लास हैं जो कि सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, यानी कि उसे रीअपटेक नहीं होने देंगी। रीअपटेक नहीं होगी तो वो साइनेप्स में रहेगा, और जो आपकी न्यूरो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये आपका ब्लॉक कर देता है आपके रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन को। लीड क्या करता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन कर देता है आपके न्यूरोट्रांसमीटर की इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्स में ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से जो आपकी पोस्ट
साइनेप्टिक न्यूरोनल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि आपका बार बार वो जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा और आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। थेरेप्यूटिक यूजेस इसके क्या है, डिप्रेशन में यूज़ होता है, उसके अलावा जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ होता है। इसे हमने देखा था कि जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, एनी टाइम आप किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको फिर पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसमें आपकी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मोस्टली जो आपके वाइटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बट उसके बावजूद आपको ब्रेथलेसनेस की कंडीशन आ रही होती है, ब्रीदिंग लेना आपके लिए, ब्रीदिंग में आपको डिफ़िकल्टी होती है। इनमें वे जो पर्सन टू पर्सन सिम्टम्स थोड़े वेरिएबल होते हैं। उसके अलावा आपको शिवरिंग हो रही होती है, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये किसी भी सिचुएशन को, किसी भी ट्रोमा की वजह से आपको हो सकता है। उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें तो ये ओरल इनकी जो है ओरली वेल एडमिनिस्टर्ड है, वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और इनकी जो हाफ लाइफ है वो 16 to 36 आवर्स है, इसीलिए ये आपको दिन में जस्ट एक लेनी होती है, इसकी ओडी डोजिंग होती है। एडवर्स इफेक्ट अगर हम इसके देखें, हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी इसकी जो हैं एडवर्स इफेक्ट, अगर इसका लेवल बहुत इंक्रीज हो जाए तो ये सारे सिम्टम्स भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी है ड्यूलॉक्सेटिन, ठीक है। अब इसमें और फ्लॉक्सेटिन में ये डिफरेंस है, अगर जो फ्लॉक्सेटिन थी वो सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करी थी, या सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, और सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन दोनों के लेवल को साइनेप्स में इंक्रीज कर देगी। अब ये जो ड्रग है ये आपकी लिवर में मेटाबोलाइज होती है, तो अगर किसी किसी पेशेंट को लिवर डिसऑर्डर है, जिससे हम बोलते हैं हेपेटिक इनसफिशिएंसी, ठीक है, कोई भी जिगर की बीमारी है, उससे उसका जिगर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसमें फिर ये आ जाता है कि आपको ये उस पर्सन को ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्रग ड्यूलॉक्सेटिन, और क्योंकि अगर वो मेटाबोलाइज नहीं होगी तो यूरिन से पास आउट भी नहीं होगी। फूड जो होता है इसकी एब्जॉर्प्शन को डिले कर लेता है, इसका मतलब ये है कि आपको एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए, या फिर आप खाने के 2 घंटे बाद लें। हाफ लाइफ इसकी जो है वो 12 आवर्स है, और ये भी ऑलमोस्ट ओडी डोजिंग में ही मोस्टली दी जाती है। अच्छा, उसके बाद ये आपके डियोलॉक्सिटिन हो गई, उसके बाद आपका आ जाता है मिर्टेजिपिन। मिर्टेजिपिन को हम बोलते हैं ए टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। तो बेसिकली जो आपके टिपिकल और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जो टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो बेसिकली ना आपके रीअपटेक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके लेवल को साइनेप्स में इंक्रीज कर रहे होते हैं। जबकि ये जो एटिपिकल है ये उसके रीअपटेक को नहीं, ये डिफरेंट किसी और मेथड से ना बेसिकली आपकी उस न्यूरोट्रांसमिशन के प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, उससे न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ये जो है बेसिकली ना आपके सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर के से लिंक्ड होते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। मिर्टेजिपिन की अगर हम बात करें ना तो ये बेसिकली एक एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये एक एंटागोनिस्ट ड्रग है। अब जो एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं ना वो बेसिकली रिसेप्टर्स को करती हैं ब्लॉक। अब ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं ये इनका काम क्या है, ये जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं ये हम इस पे आ जाते हैं, हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। ये जिस तरह आपके रीअपटेक के रिसेप्टर्स होते हैं ना उसी तरह यहाँ पर ये जो आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर कुछ और रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इधर। अब यहाँ पर ना कुछ और रिसेप्टर्स हैं, उनमें से एक जो है आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं। अब इन अल्फा 2 रिसेप्टर्स का काम क्या है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हैं। जब आपके अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे ना
तो बेसिकली जो आपकी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है ना, वो रिलीज नहीं होता। जब जब आपके सिंपल अगर हम देखें, जब भी अल्फा टू रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, जो न्यूरोट्रांसमिशन का रिलीज का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये एक नेचुरल रेगुलेशन का मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, जिसके थ्रू नॉर्मल ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स हैं उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो मिर्टेजिपिन है ये क्या करती है, ये आपके अल्फा टू रिसेप्टर्स के साथ आके बाइंड कर जाती है और इसे ब्लॉक कर देती है। अगर अल्फा टू रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, तो जिनका काम था न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को रोकना, ठीक है, तो अब अल्फा टू रिसेप्टर अगर ब्लॉक हैं तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलीज जब इंक्रीज होगा आपके साइनेप्स में, फिर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और जो अल्टीमेटली है आपकी क्या हो जाएगा, जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे ये आपकी मिर्टेजिपिन जो है आपका इफेक्ट शो करती है अल्फा टू रिसेप्टर पे बाइंड करके। उसके अलावा जो है ये 5HT3 रिसेप्टर्स पे भी बाइंड करती है। यही रीज़न है कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज़ की जाती है। उसके अलावा इसकी एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और ये ये जो एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी वजह से ये जो है इससे काफ़ी ज़्यादा आपको वेट गेन भी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी नींद है वो भी आपको ज़्यादा आती है। इसके अलावा एंटी मस्करीनिक साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते। वेट गेन, जो वेट गेन है ना वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसकी एंटी हिस्टामिनिक जो है इफ़ेक्ट भी है। और जो एंटी हिस्टामिनिक इफ़ेक्ट है इसका, उसकी वजह से आपका वेट गेन हो सकता है। उसके अलावा ये सेडेशन भी कॉज करती है और स्लीप डिसऑर्डर्स भी कॉज कर सकती है। ये आपकी थी मिर्टेजिपिन। उसके बाद आपकी है एमिट्रिप्टाइलिन, जो कि क्या है, जो कि है एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब ये भी जो है ये भी डिफरेंट वे में आपके काम करते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट देते हैं और ये ब्लॉक क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ही ब्लॉक करते हैं। तो ये भी बेसिकली आपके क्या हैं, ये भी आपके टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में से ही हैं। सिर्फ इनमें और जो आपके सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं उनमें डिफरेंस ये होता है कि ये मल्टीपल साइट्स पे ना जाके बाइंड करते हैं। मल्टीपल रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। मल्टीपल रिसेप्टर्स पे बाइंड करने से इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। अब ये जो होते हैं ये सेरोटोनर्जिक और नोरएपिनेफ्रिन, इन सेरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को भी इंक्रीज करते हैं। उसके अलावा ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, मस्करिनिक रिसेप्टर्स, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, इन सब पे काम करते हैं। ठीक है, और उन सब पे आपका जो है रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। ये अब आपके मूड को एलिवेट करते हैं और आपकी जो अलर्टनेस होती है किसी काम को करने की, उसको भी इंक्रीज करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज करते हैं। ये आपकी जो मेजर डिप्रेशन होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, एज वेल एज ये आपकी पैनिक डिसऑर्डर में भी यूज़ की जा सकती है। ओरल अगर हम इनकी बात करें तो इनकी वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं ओरली। ठीक है, क्योंकि लिपोफिलिक हैं। लिपोफिलिक हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं। लिवर से इनका लिवर से इनका मेटाबॉलिज्म होता है और यूरिन से इसकी एक्सक्रीशन हो जाती है। और हाफ लाइफ इसकी 4 to 17 आवर्स है। इसका मतलब ये भी आपकी यूजुअली ओडी डोजिंग में ही दी जाती है। अब इसके जो कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं वो जो हैं, ये जो इसकी मस्करीनिक, आप कह लें कि मस्करीनिक रिसेप्टर्स पे एक्टिविटी है उसकी वजह से हैं। और वहाँ उसकी वजह से क्या कॉज कर रहा है, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये बेसिकली एंटी मस्करीनिक इफेक्ट देते हैं। और एंटी मस्करीनिक आपको पता है जो भी जग एंटी मस्करीनिक प्रॉपर्टीज रखती हैं वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज कर देती हैं। और ये जितने भी हैं ये जो पैरासिम्पथेटिक की एक्टिविटी डिक्रीज होने से ही साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट ड्रग है वो है फेनल्जीन। ठीक है, फेनल्जीन आपकी क्या है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर।
अब बेसिकली ये वो ड्रग है जो आपके एंजाइम पे काम करेगी। जिस एंजाइम्स की हम बात कर रहे थे कि वो न्यूरोट्रांसमीटर को जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जब वो बाइंड होता है तो उसे आके उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन को चेंज करता है सो दैट वो रिसेप्टर से रिमूव हो जाए। तो बेसिकली आपके ये जो फेनल्जीन है ये उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम टाइम तक आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड ही रहेगा आपकी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे और वो एक्टिविटीज इनहेंस हो जाएंगी। तो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये आपका मोनोमाइन ऑक्सीडेज जो है आपकी माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, आपके नर्व्स में टिश्यूज में इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो है वो फुल थ्रू आउट द बॉडी आपकी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं बल्कि आपके बाकी जो है बॉडी उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। और यही रीज़न है कि इसके भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स आपके ये जो फेनल्जीन है या मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो दूसरे हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम सेरोटोनिन वो फ्लॉक्सेटिन और ड्यूलॉक्सेटिन को देखें तो। बेसिकली ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज को एंजाइम जो होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसके रिजल्ट में जो आपकी आप ये कह लें कि आपके जो लेवल्स हैं वो आपके बढ़ जाते हैं साइनेप्स में। उसके अलावा जो दूसरा अगर हम बात करें तो ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने से एक और ये होता है कि आपकी जो स्टोरेज होती है नोरेपिनेफ्रिन की, सेरोटोनिन की, डोपामिन की, वो जो न्यूरॉन है उसके अंदर बढ़ जाती है। अगर हम एक्शन की बात करें तो वही है कि मोनोमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करते हैं और एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं। ये आपकी डिप्रेशन में यूज़ की जाती है ड्रग। उसके अलावा जो आपकी पेशेंट होते हैं विद लो साइकोमोटर एक्टिविटी, लो साइकोमोटर एक्टिविटी वही जो आपकी बॉडी और ब्रेन के दरमियान में बैलेंस है जिसकी वजह से आप मूवमेंट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, अगर वो एक्टिविटीज़ मूवमेंट डिसऑर्डर है किसी में तो उसमें भी ये यूज़ की जाती है। उसके अलावा देखा जाए तो ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होती है आपकी, मेटाबोलाइज आपकी जो होती है ये आपकी मेटाबोलाइज होती है लिवर से और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। इसके अगर एडवर्स इफेक्ट देखें तो आपके हेडेक हो सकता है, स्टिफ नेक, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया बेसिकली होता है डिक्रीज हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, परसिस्टेंट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं आपके माओ के मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के। जो न्यूरोलेप्टिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।